हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइम एडुकेटम में। मैं हूं आपकी संजू मैम। बच्चों, आपसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, कि आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएँ और इसके लिए सबसे जो पहली सीढ़ी होती है वह है यह बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो पहली सीढ़ी पर जब सफलता आपके कदम चूमती है तो आप ही गौरवान्वित महसूस नहीं करते, बल्कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपका पूरा समाज गौरवान्वित महसूस करता है और आपकी ओर बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखता है कि आप इस समाज को, इस देश को कुछ नया करके दिखाने वाले। और मैं जानती हूँ कि वह क्षमता आप में है। आप कुछ वैसा जरूर कर सकते हैं जो आज तक किसी ने न किया हो। आप एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। हर बच्चा विलक्षण प्रतिभा का स्वामी होता है और अगर आपने मेरे बताए हुए स्ट्रेटजी को अपनाया तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने कहा था कि आप 95 प्लस अचीव करेंगे। हाँ, तो आप बिल्कुल अचीव करेंगे, क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव यानी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। और आज के सेशन की शुरुआत से पहले भी मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। आप सबने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब 8 साल के थे तब उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था और उन्हें एक लेटर थमा दिया गया था कि वह अपनी माँ को दे दे। और जब यह लेटर उन्होंने अपनी माँ को दिया और वह बहुत ही उत्सुकता के साथ यह जानना चाह रहे थे कि उनके प्रिंसिपल ने उस लेटर में क्या लिखा है, तब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, यह बताओ कि उस लेटर में क्या लिखा है। तो माँ ने बताया कि बेटा, इस लेटर में यह लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है। हमारे स्कूल के टीचर्स इनको पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं। माँ की यह बात सुनकर अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही खुश हुए, मोटिवेट हुए और अपनी पूरी ताकत लगा दी उन्होंने स्टडी करने में। और दुनिया जानती है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या चीज थे। क्या आप जानना चाहेंगे कि वास्तव में उस लेटर में यही लिखा था? जी नहीं, उस लेटर में यह नहीं लिखा था। उस लेटर में यह लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, वह पढ़ने में सक्षम नहीं है, इसे आप अपने घर पर ही पढ़ाएं। अगर उनकी माँ ने उसी समय अपने बच्चे को यह बात बता दे तो क्या दुनिया को इतने महान वैज्ञानिक मिल पाते? नहीं मिल पाते। तो बेटा, मोटिवेशन एक ऐसा चीज है जो इंसान को प्रेरित करती है कि आप आसमान की बुलंदियों को छू सकते हो। आपके पास खुला आसमान है उड़ान भरने के लिए, कोई लिमिटेशन नहीं है आपके लिए। आप जितनी मेहनत करोगे उतने सफल व्यक्ति बनोगे। और आपकी तो भी उम्र शुरू ही हुई है। अगर आपने अभी से भी मेहनत शुरू की तो आप बहुत आगे तक जाओगे, बहुत कामयाब बनोगे। अभी देर नहीं हुई है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं जैव प्रक्रम, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पोषण। इसमें हम पोषण की स्टडी करेंगे। तो बच्चों, अब हम यह जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, वह जैव प्रक्रम कहलाता है। जीवों में एक सुव्यवस्थित एवं संरचनात्मक व्यवस्था होती है। और वह व्यवस्था किस प्रकार की होती है देख लेते हैं। जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी समान उत्पत्ति, कार्य एवं संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं, और जब बहुत सारे अंग संगठित होते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो एक कंप्लीट जीव का निर्माण होता है। सभी जीवों में संचालित होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं, वह जैविक क्रियाओं को यही अंग तंत्र संचालित करता है। और उन्हीं सारी क्रियाओं के द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जीवों के शरीर का मेंटेनेंस होता है। अब जानेंगे कि वह सारी क्रियाएं कौन कौन सी है जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। उन क्रियाओं में सबसे पहले है पोषण,
पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जीवों के शरीर में वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत इत्यादि कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? यह ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्त होती है। पोषण के बाद दूसरी क्रिया है श्वसन। पोषण के द्वारा प्राप्त विभिन्न खाद्य पदार्थों का सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन विभिन्न चरणों में होता है, विभिन्न स्टेप्स में होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन शामिल है। और इसके फलस्वरूप बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यानी वह सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों के शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है उसे श्वसन कहते हैं। यानी पोषण के दौरान जो खाद्य पदार्थ प्राप्त हुए हैं उनका सिंप्लीफिकेशन होता है, उन्हें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जाता है और इसके फलस्वरूप ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रोसेस को श्वसन कहते हैं। यानी श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद आते हैं परिवहन। जीवों के शरीर में गैसों एवं खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। नेक्स्ट उत्सर्जन। जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है और इन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर के बाहर निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। सिंपल भाषा में समझे तो शरीर में जितनी भी प्रकार की गंदगी है यानी जो हानिकारक पदार्थ बने हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यह जो इतनी प्रोसेस हो रही है यह बहुकोशिकीय जीवों में होती है, लेकिन एक कोशिकीय जीवों में इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वहाँ पर एक ही कोशिका है जिसे सारे कार्य करने हैं, तो वहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ होता है। एक कोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों का ग्रहण करना, गैसों का आदान प्रदान, परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन इत्यादि सिंपल विसरण यानी डिफ्यूजन प्रोसेस से हो जाता है, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों का जो बॉडी सरफेस है वह ज्यादातर पर्यावरण के संपर्क में रहता है, जिसके कारण सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि प्रोसेस आसानी से वहाँ संपन्न हो जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में अधिकांश कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती, जिसके कारण वहाँ पर थोड़ी जटिलता है और इस प्रकार से वहाँ पर विशिष्ट अंग और अंग तंत्र कार्य करते हैं। और इन सभी प्रोसेस के लिए जीवों के शरीर में विशिष्ट अंग तंत्र कार्य करते हैं और सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, उत्तेजनशीलता आदि क्रियाएं भी होती हैं, जिनके द्वारा सजीव को निर्जीव से अलग श्रेणी में रखा जाता है। निर्जीव में ये सारी प्रोसेस नहीं होती है। निर्जीव यानी जिसमें जीवन नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं। वायरस यानी विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। यह सारे सजीवों के लक्षण हैं और यह सारी क्रियाएं जिन जीवों में नहीं होती है उन्हें निर्जीव कहते हैं। निर्जीव यानी जिसमें जीवन नहीं हो, जीवन का अभाव हो उसे निर्जीव कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, मकान, जमीन इत्यादि निर्जीव के उदाहरण हैं। पेड़ पौधे, गाय बैल यह सब सजीव के उदाहरण हैं। एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं कि वायरस, विषाणु यानी वायरस, इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में रखा गया है, यानी इसे लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक के रूप में जानते हैं। क्योंकि वायरस जब तक किसी भी शरीर में प्रवेश नहीं करता तब तक वह निर्जीव है। जब वह किसी जीव में प्रवेश करता है और उसकी मशीनरी को यूज करता है और रेप्लिकेट होता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तब उसे सजीव की श्रेणी में रखा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं पोषण। पोषण किसे कहते हैं? वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं वह पोषण कहलाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि पोषक तत्व क्या है? खाद्य पदार्थ के रूप में जो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स ये सब ग्रहण करते हैं उन्हें ही पोषक तत्व कहते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न करने
कोशिकाओं की मरम्मत, उसकी टूट फूट तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अब हम जानेंगे सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। कुछ जीव इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक तत्वों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अकार्बनिक तत्व में हो गए CO2 प्लस H2O, और इस प्रकार से क्या बन गया C6H12O6 प्लस H2O एवं ऑक्सीजन गैस, जिसे वातावरण में निष्कासित कर दिया जाता है। इस विधि से भोजन का निर्माण पौधों में होता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल इतना जानेंगे कि कुछ जीवों में इनऑर्गेनिक अकार्बनिक तत्व जैसे CO2 और H2O के द्वारा भोजन का संश्लेषण होता है, और ऐसा पौधों में होता है, जिन्हें स्वपोषी कहते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी स्वपोषी होते हैं, जिन्हें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और यह ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से नहीं प्राप्त करते, बल्कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो ऊर्जा निष्कासित होती है, उस ऊर्जा से यह अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया के उदाहरण हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। यह तो हो गई स्वपोषी जीव की बात। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, बल्कि दूसरों पर आश्रित रहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ग्रहण करते हैं, यानी जटिल पदार्थ को ग्रहण करते हैं, और फिर यह जटिल पदार्थ सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिए जाते हैं, और यह प्रक्रिया बॉडी के अंदर होती है। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वह परपोषी जीवों में होता है। तो आइए देखते हैं कि पोषण की कितनी विधियां हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जीव कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ग्रहण करते हैं, यानी जटिल पदार्थ को ग्रहण करते हैं, और फिर उसे सिंपलर सब्सटेंस में बॉडी के अंदर तोड़ा जाता है, यानी फिर उसे सरल पदार्थ में बदल दिया जाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया, यह बायोकैटलिस्ट यानी कि एंजाइम के प्रेजेंस में होती है। यह प्रक्रिया एंजाइम्स के प्रेजेंस में होती है। तो हमने क्या जाना कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। कुछ जीव अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, और कुछ जीव अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। यानी हमने क्या जाना, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। कुछ जीव अपने भोजन का संश्लेषण अकार्बनिक तत्वों से करते हैं, और कुछ जीव जटिल पदार्थ को ग्रहण करते हैं, और एंजाइम्स के प्रेजेंस में इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आइए देखते हैं कि पोषण की कितनी विधियां हैं। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों के द्वारा होता है। पहला है स्वपोषण एवं दूसरा है परपोषण। स्वपोषण जिसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और दूसरा है परपोषण जिसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब समझते हैं स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। और यह प्रोसेस स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है। और इसका उदाहरण है हरे पेड़ पौधे। पौधों में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाई जाती है, जिसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। पौधे के भोजन निर्माण की विधि को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। स्वपोषी जीवों में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी आते हैं। और इसके एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, स्वपोषण में हमने जान लिया कि इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, कुछ एल्गी और कुछ बैक्टीरिया आते हैं, जिनमें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो कि अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं परपोषण। पोषण की जो दूसरी प्रकार है वह है परपोषण। परपोषण मीन्स वैसे जीव जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते हैं, बल्कि वह किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं,
ऐसे जीव को परपोषी जीव कहते हैं और पोषण की यह विधि परपोषण कहलाती है। परपोषण की परिभाषा देख लेते हैं। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, यानी किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत पर आश्रित रहते हैं। तो पोषण की ऐसी विधि परपोषण कहलाती है और इसमें जितने भी जीव जंतु हैं सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो समस्त जीव जंतु, इसके उदाहरण हैं, क्योंकि सभी जीव अपने भोजन के लिए किसी न किसी अन्य स्रोत पर निर्भर करते हैं। समस्त जीव जंतु एवं कवक इसके उदाहरण हैं। क्लोरोफिल के अभाव में जीव जंतु और कवक इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, जिनके कारण यह स्वयं अपने भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह अपने भोजन के लिए किसी न किसी अन्य स्रोत पर निर्भर करते हैं। अब हम जानेंगे कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण, जिसे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। नंबर 2 है परजीवी पोषण, जिसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और नंबर 3 है प्राणी संपोषण, जिसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। यह तीनों हो गए परपोषण के प्रकार। मृतजीवी पोषण में क्या होता है? मृतजीवी पोषण में जीव किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं? मृतजीवी पोषण में जीव सड़े गले जंतुओं एवं पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं और इसका उदाहरण है बैक्टीरिया, कवक तथा प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, कवक तथा प्रोटोजोआ में मृतजीवी पोषण पाया जाता है, यानी ये जीव जो हैं वह सड़े गले जंतुओं एवं पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और नंबर 2 है परजीवी पोषण, जिसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। परजीवी पोषण में क्या होता है कि जीव किसी अन्य जीव के शरीर के बाहर या अंदर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है, इसे परजीवी पोषण कहते हैं। इसका उदाहरण है पौधों में, इसका उदाहरण ले तो अमरबेल, जूं जो कि सर में पाई जाती है, गोल कृमि इत्यादि, यानी गोल कृमि, फीता कृमि इत्यादि जो है यह परजीवी पोषण के उदाहरण है। नंबर 3 है प्राणी संपोषण, जिसे होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, फिर उनका ब्रेक डाउन शरीर के अंदर होता है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात कि प्राणी संपोषण में जीव भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, फिर उसका ब्रेक डाउन शरीर के अंदर होता है और इस तरह की प्रोसेस को प्राणी संपोषण कहते हैं। और इस तरह की प्रोसेस में भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन इत्यादि प्रोसेस होती है। और इस तरह की जो प्रोसेस पोषण विधि में होता है, उस पोषण विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, मनुष्य इत्यादि। अब हम लोग जानेंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है और यह मीठे पानी में पाया जाता है। यह भोजन के रूप में क्या क्या ग्रहण करता है? यह भोजन के रूप में एल्गी के छोटे छोटे टुकड़े, डायटम्स, बैक्टीरिया इत्यादि को ग्रहण करता है। इसमें पोषण किस प्रकार से होता है? पोषण के दौरान भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन एवं बहिष्करण होता है। अमीबा को अगर जल में तैरता हुआ कोई खाद्य कण मिल जाए तो वह क्या करेगा? जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह खाद्य कण है
और अमीबा ने क्या किया है, अपने कूटपाद, जिसे पादाग भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं, इस कूटपाद को चारों तरफ ये ले आता है। कोई खाद्य पदार्थ के चारों ओर इस तरह से वो स्यूडोपोडिया को ले जाता है। जैसे मान लो ये स्यूडोपोडिया है, खाद्य कण इसका यहाँ है, तो ये क्या करेगा, अपने कूटपाद को इस तरह से चारों ओर ले जाएगा और इस तरह से उसे घेर लेगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इस खाद्य कण को स्यूडोपोडिया ने घेर लिया है और फाइनली इस तरह से एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि खाद्य कण के चारों ओर खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो चुका है। खाद्य रिक्तिका को इंग्लिश में फूड वैक्यूल कहते हैं, इसे भोजन रसधानी भी कहते हैं। इस खाद्य रिक्तिका में जल के साथ साथ पाचक रस एवं एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस खाद्य रिक्तिका में जल के साथ साथ पाचक रस एवं पाचक एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण भोजन का पाचन होता है। उसके बाद पचा हुआ भोजन साइटोप्लाज्म में चला आता है, फिर पूरे शरीर की सतहों में वितरित हो जाता है। उसके बाद उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए भी कोई विशेष अंग नहीं होते। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि अमीबा के शरीर के सतह के ऊपर से ये कहीं से भी निष्कासित कर दिया जाता है। तो यह हो गई अमीबा में पोषण के बारे में। तो यह हमने जान लिया अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से मनुष्य में पोषण के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उसे हम बाद में जानेंगे। फिलहाल अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। बोर्ड एग्जाम्स काफी नजदीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी जरूरत है उसे लाभ मिल सके। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।